दादाजी, दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डायन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांघकर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांघ दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी, जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए, हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगले सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांघा था, उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा, दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है। ये एक आम बात थी, तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे। कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी, सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता
वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन की दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं, जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे 2 और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे, तो अब भी अपनी जिद पर बनी रह। और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है, तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? अब बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने
एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है। आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी वहां एक चौकीदार पहरा देता है। लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं बल्कि भूत है। जी हां, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है। अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहां चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही राज तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दे। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहां जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो। कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अक्ल क्या तुम्हारे घुटनों में है? भाई, ये भूतिया प्रोजेक्ट है। इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है? और अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है? जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले।
क्या कौन मैं? अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओह शिट, अब ये क्या हो गया? लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है। ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए उस जगह की तस्वीर को रिंग लाइट की मदद से कैप्चर करने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी आदमी के भारी कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी दीवारों के कॉर्नर में छिप जाते हैं, सिवाय रवि के। रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था, उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी। मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहां पड़ी उस पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है,
जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है। बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है, जो कि मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के चार दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया, वो वापस लौटकर कभी ना आया। एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी, जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी 3 सहेलियां कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। सुनो सब, आज हम कुएं में तैरने चले? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो। ए अनु, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तैरने आएगा? तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। हाँ, और अगर पानी में डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैर। क्या बकवास कर रही है? लड़कियां फिर से हंसने लगी और अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो कुएं के पास आ पहुंची। कुएं का पानी काफी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ हुई और वजन के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, 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 कोई है? कोई है? बचाओ मुझे। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में जोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर जलने लगा। शरीर पूरा जल जाने के बाद पानी पर खड़ा होकर चलते चलते कुएं के बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल का बन चुका था। अब उन सबको दिखाती हूँ कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को
सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें जमीन पर लिटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। रेखा, लीला, तुम दोनों, हम यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। एक मिनट, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही हो? और अभी वो आवाज किसकी थी? वो सब छोड़ो, अंदर आओ, तैरते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो घर चले। तीनों लड़कियां जाने लगी। उतने में कुएं से आवाज आई, रुको, वरना सब मारे जाओगे। वो तीनों वहीं रुक गई। कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। मैं कहती हूँ अंदर आओ। चुड़ैल को देखकर तीनों बहुत डर गई। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग इसी कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। उतना कहकर वो जोर से चीखने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही पानी का उबलना शुरू हुआ। पानी की गर्मी लड़कियों को महसूस होने लगी। वो पानी के बाहर निकलने के लिए तेजी से तैरने लगी, पर पानी बहुत उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा और मांसपेशियां जलने लगी। तीनों मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। बचाओ, 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 बचाओ यहाँ से। कोई है, कोई है। चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे जोरों से चीख रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आखिर में लड़कियों के शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरते रहे। पानी फिर से नीचे जाने लगा। पानी के नीचे जाते ही उस चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाशें उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई। हर गांव की तरह हमारे गांव में भी एक पुलिस चौकी थी, जहां 2-4 पुलिस वाले काम करते थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि गांव में गुनाह कम होते थे। पर एक रात एक पुलिस वाले ने गलती से एक चुड़ैल को बंदी बना लिया और चौकी ले गया। उसके बाद सारे पुलिस वालों पर चुड़ैल का कहर बरसा। उसने पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर दिया और सारे पुलिस वालों को मार डाला और जाते जाते उनकी आत्माओं को शाप दे दिया कि जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, तब तक तुम इस चौकी में कैद रहोगे। गांव वालों को लगा कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन
ऐसा नहीं था। वो भूतिया पुलिस बरसों से किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। रात के समय एक शराबी नशे में चौकी की तरफ आ रहा था। वो चौकी के नजदीक आया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके आते ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। शराबी ने देखा कि अंदर एक शराब की बोतल थी। वो उसे लेने के लिए अंदर भागा और दरवाजा बंद हो गया। शराबी ने बोतल उठाई और जल्दी से पीने लगा। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने अपनी चारों तरफ देखा तो वो डर गया। सभी तरफ पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चौकी का बुरा हाल था। अचानक सभी पुलिस वाले जिंदा होने लगे। ये सब देखकर शराबी और भी डर गया। सभी पुलिस वालों ने शराबी को घेर लिया। उनमें मोटा, छोटा और लंबा, ये 3 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों की हालत बहुत भयानक थी। सबके कपड़े फटे हुए और शरीर सड़ चुके थे। डरना बंद करो। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारी शराब पीने को मिलेगी। तुम्हें बाहर जाकर गांव में चोरी करनी होगी और उसके बाद गांव वाले हमें बुलाएंगे। फिर तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारेंगे। चौकी का दरवाजा खुला और शराबी बाहर भाग गया। शराबी के जाते ही छोटा पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगा, पर दरवाजे में जाते ही उसे शॉक लगा और अंदर गिर गया। क्या ये हमें बाहर निकालेगा? वो डरा हुआ है, वो जरूर हमारा काम करेगा। शराबी डरता भागता हुआ गांव में आया और एक घर में घुसने लगा। घर में अंधेरा था। वो खिड़की से अंदर गया और चोरी करने लगा। उसकी आवाज से घर वाले जाग गए। यहाँ पुलिस चौकी में बहुत सालों बाद फोन बजा। हेलो, हमारे यहाँ चोर घुसा है, आप जल्दी आइए। लंबे पुलिस वाले के फोन रखते ही चौकी का दरवाजा खुला। छोटे पुलिस वाले ने बाहर कदम रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर सारे पुलिस वाले खुशी से दौड़कर बाहर आ गए। अब हम आजाद हो गए। अब चलो गांव वालों की नींद हराम करते हैं। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोटे पुलिस वाले ने उसे लात मार के अंदर गिरा दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर घुस गए। उस भूतिया पुलिस को देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बहुत डर गए। वो शराबी घर के एक कोने में बंधा हुआ था। वो आदमी और औरत चिल्लाते हुए घर में यहाँ वहाँ भागने लगे। मोटे पुलिस वाले ने छोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर आदमी के पीठ पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे पुलिस वाले ने भी मोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर औरत पर दे मारा। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबे पुलिस वाले ने अपनी गर्दन लंबी की और दोनों को उसमें जकड़ लिया। इतनी बरसों की तड़प थी, आज पूरी हो गई। इतना कह के उसने अपनी गर्दन से उन दोनों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों ही दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। उनके मुंह और कान से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उस पुलिस वाले ने गर्दन की पकड़ ढीली कर दी और वो दोनों नीचे गिर गए। तुम दोनों अपना अपना सिर वापस लगा लो, और भी घर बचे हैं। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब मुझे शराब देकर जाने दो। जरूर जाने देंगे। इतना कहकर वो छोटा पुलिस वाला उस शराबी के पास गया और उसका सिर उखाड़ने लगा। शराबी की गर्दन से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस पुलिस वाले ने उसका सिर उखाड़कर अपने शरीर पर लगा लिया। मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं था। इतने में उस मोटे पुलिस वाले का सिर उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी अपना शरीर पसंद नहीं। उस मोटे पुलिस वाले ने अपना सिर उसके शरीर पर चिपका दिया। तीनों पुलिस वाले घर से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगे, चोर चोर।
भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो। चोर चोर, भागो भागो। उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोग बाहर आए और उन पुलिस वालों को देखकर डर गए। आज इस पूरे गांव को ही खत्म कर देते हैं। इतना कह के वो तीनों पुलिस वाले गांव वालों पर टूट पड़े और सभी को एक एक करके मारने लगे। सवाई माधोपुर में गोपाल सिंह का राजघराना आजादी के 75 साल बाद भी आज वही शाही जिंदगी जी रहा था। आम जनता के लिए वही वहां के राजा और प्रजापालक है। गांव में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं की पुलिस तक खबर पहुंचने के पहले ही उसका निराकरण कर देते। उनका बेटा राज प्रताप अभी हाल ही में यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी कर यहां अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए आ गया था। डाइनिंग टेबल पर लंच करते हुए ठाकुर गोपाल सिंह अपने बेटे से बोले, बेटा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि एक बार विदेश जाने के बाद तुम लौट कर आओगे। अच्छा है, तुम्हें भी अपने पूर्वजों की मान मर्यादा और उनके गौरव का ध्यान है। पिताजी, जो बात अपने देश की मिट्टी में है वो विदेश में कहां? मैं यहीं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। तो बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? पिताजी, आजकल रॉयल फैमिलीज अपने किलों को रेनोवेट कर शादी और स्टे के लिए उसे रिजॉर्ट में बदल देते हैं। वैसे तो राजस्थान में इस तरह की कई सारी रिजॉर्ट है, मगर मैंने सोचा है कि हमारा जैसलमेर का जो किला है उसे पूरी तरह से रिनोवेट करवाकर रिजॉर्ट बनवाया जाए ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। वैसे भी जैसलमेर में टूरिस्ट लोगों का बहुत आना जाना रहता है। राज प्रताप की बात सुनकर गोपाल सिंह बहुत तेज गुस्सा हो गए और अपने खाने की थाली पर से उठकर बोले, बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है यहीं सवाई माधोपुर में करो। जैसलमेर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भूल जाओ कि वहां पर हमारी कोई हवेली भी है। अपने पिता को इस तरह गुस्सा देखकर राज हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगा, मगर ठकुरानी कलाबाई भी समझ नहीं पाई कि जब भी जैसलमेर की बात होती है तो गोपाल सिंह इस तरह गुस्सा क्यों हो जाते हैं। माँ, अब आप ही पिताजी को समझाइए। बेटा, तेरे पिताजी ने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर उन्हें हाँ करवाना नामुमकिन रहता है। भूल जाओ उस प्रोजेक्ट को। कहकर कला देवी वहां से चली गई, मगर राज प्रताप के मन में अभी भी उसी हवेली को रेनोवेट करने का ख्याल था। जिद में हम आपके ही बेटे हैं पिताजी, आप हाँ करें या ना करें, कल से उस महल का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। राज प्रताप ने अपनी जिद में आकर उस महल में अपने पिता को बताए बिना काम चालू करवा दिया था, मगर उस महल में कुछ ना कुछ घटनाएं अक्सर हो जाती। काम करते हुए मजदूर को अपने आसपास किसी साए के होने का एहसास होता, या फिर कई बार बना हुआ स्ट्रक्चर ही गिर जाता। एक बार ऐसे ही एक मजदूर दीवार की चुनाई कर रहा था। अचानक ही वहां पर तेज हवा आंधी होने लगी और घुंघरू के झंकार के बीच उस मजदूर का थोड़ा सा ध्यान भटका। वह छत की मचान से जमीन पर गिर गया। वहीं उस मजदूर की मौत हो गई। दूसरे मजदूरों ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा तो शोर मचाकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए, मगर देखते ही देखते उसके शरीर से निकला हुआ खून जो जमीन पर फैला हुआ था उसके शरीर के साथ ही गायब हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की मौत इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करती जितना बड़ा बवाल लाश का गायब हो जाना कर देती है। यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखे हो? जाओ अपना काम करो। साहब, चांद माल ऊपर से गिरकर मर गया, मगर उसकी लाश गायब है। कितनी बार कहा है नशा कर कर कंस्ट्रक्शन साइट पर मत आया करो। यदि चांद माल ऊपर से गिरा होता तो उसकी लाश यहीं होती। उसकी लाश क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बिना सर पैर की बातें मत किया करो। जाओ जाकर अपना काम करो। मगर मैनेजर की बात पर मजदूरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने उनके साथी की लाश गायब हुई थी। वो सब लोग तुरंत ठाकुर सिंह के पास पहुंचे और उन सारी घटना की जानकारी दी। मजदूर की बात सुनकर गोपाल सिंह ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और गुस्से में बोले, तुम्हें मना किया था ना, उस महल को भूल जाओ, मगर फिर भी तुमने वहां पर कंस्ट्रक्शन काम क्यों चालू किया? देखो आज क्या हो गया। हाँ पिताजी, मुझे मैनेजर ने बताया, मगर आप खुद सोचिए ना, यदि कोई मजदूर मरा होता तो उसकी लाश कहाँ जाती? मुझे लगता है
इस अफवाह में किसी बिजनेस राइवल का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि हम लोग वहां पर रिजॉर्ट बनाए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेटा, हम क्यों मना कर रहे हैं। आज और अभी से वहां पर कोई मजदूर काम नहीं करेंगे। ठाकुर गोपाल सिंह के मना करने पर कोई भी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया, मगर राज प्रताप ने भी जिद में आकर पूरे महल को रिनोवेट करवा दिया। मजदूरों को महल में से एक तहखाना मिला, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती गहने और हीरे जवाहरात थे। राज प्रताप वो गहने अपने साथ लेकर महल आ गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। उस रिजॉर्ट की ओपनिंग पर जब राज प्रताप ने अपने घर के लोगों को इनविटेशन दिया, तो ठाकुर गोपाल सिंह ने उस रिजॉर्ट में पैर रखने से भी मना कर दिया। मगर उनकी पत्नी कला देवी उस रिजॉर्ट में पहुंची। पंडित जी द्वारा पूजा संपन्न करने के बाद पूरे रिजॉर्ट में गंगा जल छिड़कने के लिए दिए गए। जो मजदूर गंगा जल छिड़क रहा था, उसे तहखाने के करीब वाले कमरे में तेज झटका सा लगा और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर गया और उसका भी धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ पंडित जी ने बुरी नजर से बचने के लिए एक कपड़े में नारियल और अक्षत और मूली का धागा दिया। मुख्य दरवाजे की चौखट पर इसे बांध दो। राज प्रताप ने उनके कहे अनुसार जैसे ही उसे मेन डोर पर बांधा, उस कपड़े में आग लग गई और नारियल जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नारियल गिरा, ऊपर से पूरी तरह काला था और उस पर कीड़े चल रहे थे। ये क्या अपशगुन हुआ है पंडित जी? मॉम, आप भी ना कितना सोचती हो। दुकानदार ने खराब नारियल दिया होगा। और वो आग, उसके बारे में क्या बोलते हो बेटा? तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे थे। मैं ही गलत थी जो तुम्हारा साथ देने यहाँ आ गई। मैं अपनी बहू को लेकर वापस जा रही हूँ। तुम्हें यदि यहाँ रुकना है तो रुक सकते हो। कला देवी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ सवाई माधोपुर की महल पर काले बादल छाए हुए थे और किसी की जोर से हंसने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। जैसे ही वह आवाज ठाकुर गोपाल सिंह के कानों में पड़ी, कौन है यहाँ जो इस तरह जाहिलों की तरह हंस रहा है? तभी घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पूरी दूर धुआं उठने लगा और ठाकुर गोपाल सिंह की आंखों के आगे उस धुएं से राजपूती महिला का शरीर बन गया, जिसे देख वह हैरानी से बोले, चंद्रमुखी, तुम पहचान लिया गोपाल जी मुझे? हाँ, मैं चंद्रमुखी, आपकी पहली पत्नी। तुम राज की गलती से आजाद हो गई हो, मगर इस बार तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगी। तुम क्या मेरा बंदोबस्त करोगे? इस बार मैं मुक्त होंगी। अपना बदला लेकर हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चली जाऊंगी। कला जी और उनका पूरा परिवार वहां आ चुका था। चंद्रमुखी को देखकर कला जी बोली, चंद्रमुखी, तुम तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी ना? फिर कैसा बदला? तुम भी इसकी बातों में आ गई। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका भी धन हड़पने की नीयत से इनके माता पिता ने जबरन इनकी शादी मुझसे कराई। ये शहर में पढ़े लिखे, उनके तौर तरीके अलग थे, मगर मैं गांव की सीधी साधी लड़की। मगर जब ये मेरे साथ खुश नहीं रह पाए तो इनकी माँ और इन्होंने मुझे जैसलमेर के महल के तहखाने में जिंदा ही दफन कर दिया था। भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया था। तड़प तड़प कर मरी। इन लोगों ने धन के लालच में मुझे मारा था, तो उसी धन में मेरी रूह बंध गई। जब उस महल में मेरी आत्मा भटकने लगी तो तांत्रिक से मुझे वहां पर बांधकर ये लोग यहाँ आ गए। मगर इसी के बेटे ने मुझे आजाद किया, तो उसी धन्यवाद में मेरी रूह बंध गई। ये भी शायद ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अपना बदला ले सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये मेरे सुहाग हैं। सुहाग तो ये मेरा भी है, मगर ऐसे इंसान की सुहागन होने से अच्छा है कि विधवा हो जाओ। कहते हुए चंद्रमुखी भयानक रूप में परिवर्तित हो गई और उसने गोपाल सिंह को गर्दन से उठाया और एक झटके से उसकी गर्दन अलग कर उसके शरीर में आग लगा दी। जैसे जैसे गोपाल का शरीर जल रहा था, चंद्रमुखी को मुक्ति मिलने लगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये धन श्रापित नहीं है। तुम लोग इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। कहते हुए वो धुआं बनकर गायब हो गए। राज प्रताप ने वो पूरा धन गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया और जैसलमेर के रिजॉर्ट से होने वाली पूरी कमाई चंद्रमुखी नाम के ऑर्फनेज के लिए देने लगा।